हेलो फ्रेंड्स। करियर यूपीएससी प्लेटफॉर्म पर 2 जून 2025 के द हिंदू न्यूज़पेपर के करंट अफेयर डिस्कशन में आपका स्वागत है। आज इस न्यूज़पेपर में हम मेनली 3 आर्टिकल डिस्कस करेंगे। सबसे पहला तो है हीट वेव से रिलेटेड, अर्बन हीट से रिलेटेड। इंडियन समर्स आर गेटिंग हॉटर बट हैव वी लॉस्ट द एबिलिटी टू अडेप्ट। फिर अगला आर्टिकल है इंडियाज़ राइज टू फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बिलाइज पर कैपिटा रियलिटी। इस आर्टिकल में मेनली डिस्कस करेंगे कि इंडिया का ग्लोबल फोर्थ एक लार्जेस्ट इकोनॉमी होने का मीनिंग क्या है और ग्राउंड लेवल पर पिक्चर कैसी है। ग्राउंड लेवल पर क्या ये जस्टिफाई होता है कि इंडिया वर्ल्ड की फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी में जापान को सरपास कर गई है। फिर अगला आर्टिकल भी इससे रिलेटेड है, इज़ इंडिया द वर्ल्ड्स फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। पहला आर्टिकल है इंडियन समर्स आर गेटिंग हॉटर बट हैव वी लॉस्ट द एबिलिटी टू अडेप्ट। यह आर्टिकल पहले तो हाईलाइट करता है कि हीट वेव्स का जो इम्पैक्ट है वो क्या है, क्या अभी करंट सिनारियो हीट वेव्स के इम्पैक्ट। और फिर ये आर्टिकल हाईलाइट करता है कि इंडिया का ट्रेडिशनल नॉलेज जो सिस्टम था ऑफ टैकलिंग हीट वो किस तरीके से था और वो समय के साथ रहते मॉडर्नाइजेशन के नाम पर हम किस तरीके से उसको भुलाते गए और वो इस समय पे किस तरीके से हेल्प कर सकता है। फिर है हमने एडिशनल इसमें कुछ डिस्कस करेंगे कि हीट रिस्पॉन्स में क्या शॉर्टफॉल्स हैं, कम्युनिकेशन रिगार्डिंग हीट क्या शॉर्टफॉल्स हैं उसमें और क्या किया जाने की ज़रूरत है। तो देखिए सबसे पहले तो ये है, ये आर्टिकल कहता है कि ह्यूमन टोल ऑफ हीट वेव्स इज पैरेलल्ड बाय सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक डैमेज। इसका मीनिंग ये है कि ह्यूमन लाइफ्स का लॉस तो हो ही रहा है, साथ ही साथ सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक डैमेज भी हो रहा है हीट वेव्स की वजह से। कि इन 2022 हीट वेव रिड्यूस्ड वीट यील्ड्स, गेहूँ की जो यील्ड थी, जो पैदावार थी इनकी प्रोड्यूसिंग रीजन्स लगभग 4.5% से घट गई, ठीक है, और कुछ कुछ जगह तो 15% से भी ज़्यादा घट गई। दिस डिसरप्शन कंटिन्यू टू इन्फ्लेशनरी प्रेशर ऑन फूड कमोडिटीज़ वर्ल्ड वाइड। मतलब अगर वीट की पैदावार कम हो जाएगी, वीट का आउटपुट कम हो जाएगा तो उससे क्या होगा, खाने पीने की चीज़ों में महंगाई आएगी। भाई खाने पीने की चीज़ों की कॉस्ट बढ़ेगी क्योंकि वीट तो लगभग आजकल सारे प्रोडक्ट्स में यूज़ होता है। आपका ब्रेड हो, बन हो, रोटी हो, पास्ता हो, सब जगह लगभग वीट यूज़ होता है। साइमल्टेनियसली द हीट वेव ट्रिगर्ड ए पावर क्राइसिस। ठीक है, पावर क्राइसिस किस वजह से जनरेट होता है कि गर्मी ज़्यादा पड़ेगी तो कूलिंग की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी। अब इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत चाहिए आपको कूलिंग के लिए हाउसिंग सेक्टर में, ठीक है, हाउसिंग में। दूसरा फिर इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट है इंडस्ट्री में। अब हमारे पास जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है वो लिमिटेड है। अब गर्मियों में कूलिंग की रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो जाती है तो इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड ज़्यादा हो जाती है। इधर इंडस्ट्री भी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड करने लगती है कि वहाँ भी कूलिंग की रिक्वायरमेंट है और ऑलरेडी जो प्रोडक्शन के लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए वो तो है ही रिक्वायरमेंट। तो इसके चलते क्या है कि जो पावर ग्रिड पर है ज़्यादा प्रेशर पड़ता है तो पावर ग्रिड कई बार शट डाउन भी हो जाता है ओवरलोड की वजह से। तो एक पावर क्राइसिस पैदा हो जाता है हीट वेव की वजह से। लेबर प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है क्योंकि गर्मी में ज़्यादा काम करने का मन नहीं करता। ऐसी एक्टिविटीज़ जहाँ पर ज़्यादा ओपन इन्वायरमेंट में काम करना पड़ता है, जैसे एग्रीकल्चर हो गया, कंस्ट्रक्शन हो गया, और ऐसे ब्लू कलर जॉब्स होती हैं जो फैक्ट्रीज़ में काम करना पड़ता है मशीन्स के ऊपर, तो जहाँ पर आप एयर कंडीशनिंग एनवायरनमेंट क्रिएट नहीं कर सकते, ज़्यादा कूलर वगैरह नहीं लगा सकते, ठीक है। तो ऐसी जगह पर, जैसे स्टील प्लांट हो गया, तो ऐसी जगह पर वर्कर्स की जो प्रोडक्टिविटी है वो सिग्निफिकेंटली कम हो जाती है। तो इससे क्या, वर्क आउटपुट कम आएगा तो आपका जो पर कैपिटा इनपुट है, जो पर यूनिट इनपुट है वो ज़्यादा हो जाएगा कि भाई वर्कर को सैलरी तो आपको देनी ही पड़ेगी, लेकिन हीट की वजह से वो ज़्यादा आउटपुट नहीं दे पाएंगे, ज़्यादा अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे। दूसरी बात, उनकी हेल्थ के लेके कई सारे रिस्क पैदा हो जाते हैं। जैसे हीट स्ट्रेस हो गई मान लो बॉडी में, तो वर्कर कोई बीमार हो गया तो 5-6 दिन के लिए बेड रेस्ट पे चला गया तो वो एक प्रोडक्टिविटी का लॉस हो गया, ठीक है। तो एक मैकेंसे ग्लोबल इंस्टीट्यूट है, इन्होंने एक स्टडी की, इसमें पाया कि हीट रिलेटेड प्रोडक्टिविटी लॉसेस कुड जेपरडाइज बिटवीन 2.5 to 4.5% ऑफ इंडियाज़ एनुअल जीडीपी बाय 2030। मतलब हीट रिलेटेड इश्यूज़ की वजह से, हीट वेव की वजह से जो प्रोडक्टिविटी लॉस हो रही है उससे 2030 तक लगभग 2.5% से लेकर 4.5% तक इंडिया का जीडीपी का नुकसान हो सकता है। फिर हम देख लेते हैं एक कि ब्रॉड डायमेंशन में कि हीट वेव की वजह से मल्टी डायमेंशनल इम्पैक्ट क्या होते हैं। अब जैसे सॉइल की बात करें तो सॉइल डिग्रेडेशन होता है, कैसे, मॉइस्चर लॉस, ठीक है। इसकी वजह से क्या होती है कि सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो कम हो जाती है और डेजर्टिफिकेशन बढ़ता है। इसकी वजह से एग्रीकल्चरल लॉसेज भी होते हैं, जैसे क्रॉप कम होगी, ठीक है। इसकी वजह से फूड सिक्योरिटी पर इम्पैक्ट आएगा और लोगों का लाइवलीहुड पर इम्पैक्ट आएगा। फिर मोर्टालिटी बढ़ जाती है, जैसे हीट स्ट्रोक के कारण, ठीक है। हीट स्ट्रोक से कई बार लोगों की डेथ भी हो जाती है। फिर है लैक ऑफ रूरल हीट एक्शन प्लान्स। इंडिया के पास हीट एक्शन प्लान्स नहीं है जिसकी वजह से रूरल वल्नरेबिलिटी ज़्यादा हो जाती है। वाटर की स्ट्रेस होती है, पानी की रिक्वायरमेंट हीट में ज़्यादा होती है। और दूसरी बात, गर्मियों में पानी का सप्लाई भी कम हो जाता है क्योंकि डिमांड ज़्यादा बढ़ जाती है, सप्लाई तो सेम ही है। तो पर यूनिट डिमांड की जो सप्लाई है वो कम हो जाएगी। दूसरी बात, वाटर का एवेपोरेशन ज़्यादा होता है तो वाटर बॉडीज़ में पानी का लेवल घट जाता है। फिर है लेबर प्रोडक्टिविटी ड्रॉप, जो अभी हमने डिस्कस किया। फिर इंडिया का आर्टिकल आगे बात करता है कि इंडिया का जो ट्रेडिशनल नॉलेज था
जिसकी वजह से हम हीट से टैकल कर पाते थे, वो किस तरीके का था, जो हम आज भी हम काम में ला सकते हैं, लेकिन हम मॉडर्नाइजेशन के नाम पे हमने उसको भुला दिया है। तो ट्रेडिशनल नॉलेजेस जैसे कि हीट इंसुलेटेड रेजिडेंसेज लाइक मड होम्स, मिट्टी के घर हुआ करते थे, कच्चे घर पहले, ठीक है, आज भी उड़ीसा में ऐसे घरों का लोग इस्तेमाल करते हैं। राजस्थान में सैंड स्टोन के कोर्टयार्ड्स होते थे, तो आंगन में सैंड स्टोन का यूज़ करते थे। अब स्टोन क्या है कि एक इंसुलेटर होता है, तो वो ना तो जल्दी से गर्म होगा, और अगर गर्म हो भी जाए तो रात को जल्दी से वो हीट को रेडिएट भी कर देता है। फिर जो घर की जो डिज़ाइंस होते थे वो इस तरीके से होते थे कि वो बाय डिफ़ॉल्ट अंदर के स्पेस को कूल करके रखें। रूरल रूटीन होता था रूरल एरिया में, वो सोलर रिदम को फॉलो करता था, ठीक है। जैसे दोपहरी से पहले वर्क शुरू करना, काम शुरू करना जल्दी सुबह, जिसमें कि कम धूप होती है। फिर जो दोपहर होती थी, जब धूप जो हीट जो थी पीक पे होती थी, धूप पीक पे होती थी, काम रोक देते थे, लंच ब्रेक लेते थे 2-3 घंटे का। फिर शाम के टाइम पे फिर से थोड़ा बहुत काम करना। तो एक रूरल रूटीन होता था। इसकी वजह से क्या है कि जो दोपहर की जो पीक टाइम है, जहाँ पर पीक सनलाइट होती है, सन एकदम टॉप पे होता है, उसके कारण जो हीट होती है उससे बचा जा सकता है। फिर आर्किटेक्चर यूज्ड ब्रीथेबल मटेरियल्स लाइक लाइम, थैच होता है घास फूस, जो फूस होता है, जो छप्परों में होता है, खपरे वगैरह के जो घर होते हैं ना, जहाँ पे छत पर छप्पर छाया जाता है, उसको बोलते हैं थैच। एंड मड, कीपिंग होम्स कूलर देन टुडेज कंक्रीट स्ट्रक्चर। कंक्रीट देखिए जल्दी गर्म हो जाता है। अब मड और थैच जो होता है वो इंसुलेटर का काम करता है, तो घर जल्दी गर्म नहीं होते थे। सिटीज़ में वाटर कूल्ड कोर्टयार्ड्स होते थे। जैसे आप लाल किला वगैरह या हुमायूं का मकबरा वगैरह जाएंगे या ताजमहल वगैरह देखने जाएंगे, तो वहाँ पर पानी का यूज़ काफ़ी देखने को मिलेगा आंगन में। जो कोर्टयार्ड होता है वहाँ पर पानी की सप्लाई होती है, तो उसकी वजह से कोर्टयार्ड ठंडे रहते हैं। शेडेड एलीज, स्टेप वेल्स होते हैं, बाउली एंड परफोरेटेड स्टोन स्क्रीन्स, जैसे जाली, जिसको हम जाली भी कहते हैं, ठीक है। स्टोन की जो खिड़की होती हैं वो जाली होती हैं। उसकी वजह से क्या है कि कूलिंग इफेक्ट मिलता है, और एक पैसिव सनलाइट का सोर्स भी होता है वो। तो दीज सिस्टम्स वर प्रैक्टिकल रेस्पॉन्सेज टू क्लाइमेटिक कंडीशंस इन इंडिया, एम्बेडेड इन कल्चर एंड कम्युनिटी। एक और चीज़, एक एग्जांपल जैसे दें, नवताप, ठीक है। नवताप एक वर्ड है जो एस्ट्रोलॉजी का एक वर्ड है बेसिकली। इसका मीनिंग होता है, ये कॉन्सेप्ट पहले भी चलता था कि 9 डेज ऑफ हीट, मतलब मई 25 से लेके 2 जून तक का जो 9 दिन का समय है, इसको बोला जाता था नवताप, ठीक है। अब इस 9 दिनों में क्या होता था कि लोग हैवी मील्स खाना बंद कर देते थे, हैवी मील्स नहीं खाते थे। दूसरा, दोपहर को रेस्ट करते थे, काम पे नहीं जाते थे, खूब सारा पानी पीते थे, और जो हाइड्रेटिंग ड्रिंक्स हैं जैसे छाछ, सत्तू, ठीक है, तो इनको पिया करते थे, और लाइफ स्टॉक का अपना ध्यान रखा करते थे। तो ये बेसिकली लाइफस्टाइल चेंजेस थे, लाइफस्टाइल एडेप्टेशंस थे हीट वेव्स को टैकल करने के लिए। तो इस टाइप की प्रैक्टिसेस को हम आजकल भुला चुके हैं, अब हम प्रैक्टिस में नहीं लेते हैं। फिर ये आर्टिकल डिस्कस करता है कि हीट के रेस्पॉन्स को लेके क्या शॉर्टफॉल्स हैं। देखिए, सबसे पहले तो डिजिटल डिवाइड का एक इशू है। डिजिटल डिवाइड को क्या कहते हैं कि जैसे शहरों में तो देखिए डिजिटल एक्सेस ईजी है, फ़ोन वगैरह सबके पास है, नेटवर्क भी अच्छा है, लेकिन गांव में पहली बात तो फ़ोन नहीं है सबके पास, जो डिजिटल कम्युनिकेशन की टेक्नोलॉजी नहीं है सबके पास, है भी तो डिजिटल कनेक्टिविटी नहीं है। तो उसके गैप को जो कहते हैं वो होता है डिजिटल डिवाइड, के शहरों में तो है लेकिन गाँव में नहीं है। तो वो एक तरीके से, अब जैसे कोई एक कम्युनिकेशन अगर आप कोई इन्फॉर्मेशन पास करोगे तो शहरों में तो ईजिली चली जाएगी, लेकिन गांव में नहीं जा पाएगी। तो ये क्या होगा, गांव जो है शहर से डिवाइड हो गए, तो इसको बोलते हैं डिजिटल डिवाइड। फिर है हीट अलर्ट्स इन इंडिया आर मोस्टली शेयर्ड इन हिंदी और इंग्लिश, या तो हिंदी में शेयर किए जाते हैं इंग्लिश में, वाया एप्स एंड सोशल मीडिया, अज्यूमिंग डिजिटल एक्सेस एंड लिटरेसी। हम ये मान के चलते हैं कि सबके पास डिजिटल एक्सेस है और उसको चलाने की क्षमता है। तो इसकी वजह से क्या है कि कई बार रूरल पुअर और जो माइग्रेंट्स पुअर हैं और जो बड़े बुजुर्ग हैं जिनको इसको यूज़ नहीं करना आता इन टेक्नोलॉजी को, वो छूट जाते हैं। तो जो अलर्ट्स हैं, हीट वेव से रिलेटेड अलर्ट्स हैं, वो लोकल लैंग्वेजेस में भी शेयर करने चाहिए। और जो ऐसे टेक्निक जो सब जगह लगभग अवेलेबल हो, जैसे रेडियो हो गया, ओरल अनाउंसमेंट्स हो गए, पंचायत वगैरह में अनाउंसमेंट करा दें, या पोस्टर्स के थ्रू कम्युनिटी वर्कर्स को इंगेज करके, ठीक है, इस तरीके से हीट वेव्स की जो अपडेट्स हैं उनको सर्कुलेट करना चाहिए। फिर है हर लेवल पर एक हीट वेव एक्शन प्लान होना चाहिए, ठीक है, गांव पे हो या जिला लेवल पे हो, स्टेट लेवल पे हो, सिटी लेवल पे हो, हर लेवल पर एक हीट वेव एक्शन प्लान होना चाहिए, कंसिडरिंग द लोकल रिक्वायरमेंट्स एंड कैपेबिलिटीज़। बिल्डिंग कोड्स को इस तरीके से डिज़ाइन किया जाना चाहिए कि पैसिव कूलिंग को अलाउ करे, ठीक है। बिल्डिंग्स जो बनाई जाएँ इस तरीके से बने कि वहाँ पर एक्टिव कूलिंग जैसे एयर कंडीशनर और कूलर जैसे इक्विपमेंट्स का यूज कम करना पड़े हमें, पैसिव कूलिंग्स हो। क्लियर रोल्स एंड कोऑर्डिनेशन फॉर इंडिया मीटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज़, म्यूनिसिपल बॉडीज़ एंड विलेज पंचायत आर इसेंशियल। मतलब ये जो डिजास्टर को रिस्पॉन्स करने वाली जो एजेंसीज़ हैं, इनके जो रोल्स हैं रिगार्डिंग हीट वेव रिस्पॉन्स क्लियर होने चाहिए, डिफाइंड होने चाहिए, और उनके बीच में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए इन एजेंसीज़ के बीच में। ज़्यादातर हीट एक्शन प्लान्स जो हैं, जैसे हैदराबाद के पास है,
है ना। हैदराबाद में हीट एक्शन प्लान है और आपका अहमदाबाद के पास है। इसकी वजह से हीट एक्शन प्लान की वजह से वो काफ़ी हद तक हीट वेव्स को टैकल करने में सक्षम हुए हैं, ठीक है। और जो हीट वेव रिलेटेड मोर्टेलिटी है, जो लोग मरते थे, उनकी संख्या काफ़ी कम हुई है। तो हीट वेव एक्शन प्लान्स ज़्यादातर एडवाइजरी नेचर के होते हैं। उनको जो वहाँ की म्यूनिसिपल एरिया है, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है, उसके लिए मैंडेटरी नहीं होता उसके अनुकूल, उसके अनुसार स्टेप्स लेना, ठीक है। तो हीट वेव एक्शन प्लान्स की एक लीगल बैकिंग हमें क्रिएट करनी चाहिए, एक मैंडेटरी प्रोसीजर बनाना चाहिए, मैंडेटरी प्रोविजंस होने चाहिए कि जो वहाँ के जो लोकल एरिया बॉडीज़ हैं, जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस हैं या फिर म्यूनिसिपैलिटीज़ हैं, वो और जो पंचायत हैं, वो उस हीट वेव प्लान के अकॉर्डिंग नेसेसरी स्टेप्स उठा पाएँ, जिससे कि हीट वेव्स का इम्पैक्ट कम से कम हो। फिर अगला चैलेंज है कि क्लाइमेट ऑफिसर्स की संख्या बहुत कम है, ठीक है। फ्यू सिटीज़ हैव ट्रेंड क्लाइमेट ऑफिसर्स और इंटीग्रेटेड हीट रिस्क इनटू मास्टर प्लान्स। कूलिंग शेल्टर्स बहुत कम है, ठीक है। रूरल नेग्लेक्ट कहाँ हो रहा है कि रूरल एरिया के लिए कोई हीट वेव एक्शन प्लान नहीं है। दूसरी बात, जो स्कीम्स हैं जो रूरल एरिया में मेनली इंप्लीमेंट होती हैं, जहाँ पर लोगों को बाहर निकल के काम करना पड़ता है, जैसे MG नरेगा, नेशनल हेल्थ मिशन, ठीक है। अब इनमें हीट वेव के रिगार्डिंग कोई भी प्रोविज़न नहीं है। पंचायत के पास प्रॉपर फंड नहीं है, स्टाफ नहीं है और ट्रेनिंग नहीं है, ठीक है। ट्रेडिशनल कूलिंग सिस्टम्स आर फेडिंग ड्यू टू नेग्लेक्ट। नेक्स्ट आर्टिकल है इंडियाज राइज टू 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बिलाइज पर कैपिटा रियलिटी। अभी देखिए काफ़ी चर्चा में है कि इंडिया ने जापान को सरपास कर लिया है टू बिकम 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, ठीक है। इंडिया अभी बना नहीं है, डेटा भी ये कहता है कि जिस तरीके का है, तो प्रोजेक्शन ये है कि आने वाले कुछ समय में इंडिया 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा वर्ल्ड की, ठीक है। तो इसके रिगार्डिंग कई सारे पॉलिटिकल जो नैरेटिव्स हैं वो बुने जा रहे हैं कि देखिए इंडिया की GDP इतनी ज़्यादा ग्रो करी है, इतनी ग्रोथ हो गई, उस सेक्टर में इतनी ग्रोथ हो गई। तो ये आर्टिकल बेसिकली बात करता है कि ऑल्दो वी आर बिकमिंग द 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, बट ग्राउंड लेवल पर क्या रियलिटी है उसको आर्टिकल कंपेयर करता है इस नैरेटिव से, ठीक है। तो सबसे पहले ये बात करता है कि इंडियाज़ इकोनॉमिक ग्रोथ वर्सेस पर कैपिटा रियलिटी। तो इंडिया को 4थी लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने के लिए 2025 में, ठीक है, इंडिया टू बिकम 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी 2025, IMF ने ये प्रोजेक्ट किया कि इंडिया 2025 में 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा। तो जापान को सरपास कर देंगे हम एब्सोल्यूट GDP में, रीचिंग $4,187 बिलियन इन 2025, ठीक है, अप टू। फिर है एब्सोल्यूट GDP वर्सेस पर कैपिटा GDP। अब इंडिया का जो पर कैपिटा GDP है इन 2025 इज़ 12 टाइम्स लोअर देन जापान। मतलब जापान को आप कह तो रहे हो कि हम 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएंगे, जापान को ओवरकम कर लेंगे, जापान को सरपास कर जाएंगे, ठीक है। वो आपने बोला कि नॉमिनल है, ठीक है, नॉमिनल है। अब लेकिन पर कैपिटा देखो ना, अब ये इस तरीके से देखोगे, मान लीजिए किसी फैमिली में 10 मेंबर हैं और दूसरी, मान लीजिए फैमिली A है, इसमें 10 मेंबर हैं, और दूसरी फैमिली B है, इसमें 3 मेंबर हैं। A जो फैमिली है इसकी टोटल इनकम 1000 रुपये है, ठीक है, और B जो फैमिली है इसकी टोटल इनकम है 900 रुपये, ठीक। तो एब्सोल्यूट नंबर में देखें तो कौन सी फैमिली ज़्यादा रिच है? फैमिली ए ज़्यादा रिच है, क्योंकि इनकी टोटल इनकम 1000 रुपये है, B की टोटल इनकम 900 रुपये है। लेकिन पर कैपिटा अगर देखा जाएगा, पर पर्सन, फैमिली के पर पर्सन की इनकम कितनी है, इसको 1000 को 10 से डिवाइड करेंगे तो आएगी 100 रुपये। यहाँ पर एक आदमी के हिस्से में कितने आ रहे हैं? 100 रुपये। लेकिन फैमिली B के एक आदमी के हिस्से में कितने आएंगे? 300 रुपये। तो इस हिसाब से देखा जाए तो कौन सी फैमिली ज़्यादा बेटर है? ऑब्वियसली फैमिली B ज़्यादा बेटर है। ऐसे ही है कि इंडिया की पॉपुलेशन भी तो बहुत ज़्यादा है भाई, लगभग 145 करोड़ के आसपास हैं हम। तो हमारी GDP जापान की GDP को सरपास कर रही है, जो कि जापान की पॉपुलेशन हमसे बहुत ज़्यादा कम है, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो पर कैपिटा जो GDP है वो इंडिया की बहुत कम है, जापान के मुकाबले 1/12 है, ठीक है। जापान की अगर पर कैपिटा इनकम है मान लीजिए $120, ठीक है, एक आदमी की GDP $120 है, तो इंडिया की एक आदमी की GDP सिर्फ $10 होगी, ठीक है। तो ये कहीं से भी एक अच्छा इंडिकेटर नहीं है, भले ही कितना भी इस बात को बढ़ा चढ़ा के पेश किया जाए और अपने आप में गर्व महसूस किया जाए। पर कैपिटा जो रियलिटी है वो काफ़ी अच्छी नहीं है। कंपेयर्ड विद पोलैंड हुज GDP इज़ 4 टाइम्स स्मॉलर, इंडियाज़ GDP पर कैपिटा इज़ नियरली 9 टाइम्स लोअर। देखिए पोलैंड जैसा छोटा देश जिसकी GDP हमारे से 1/4 है, उसकी पर कैपिटा GDP से भी हमारी पर कैपिटा GDP 9 टाइम्स लोअर है, ठीक है, 1/9 है। अब पर कैपिटा मैटर क्यों करता है, क्यों हम पर कैपिटा GDP डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो एब्सोल्यूट GDP डज नॉट रिफ्लेक्ट वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन, लिविंग स्टैंडर्ड्स और डेवलपमेंट लेवल्स, ठीक है। एब्सोल्यूट GDP ये नहीं बताता है कि कंट्री में लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा है ही। अब इसको ऐसे मानिए कि 2 गांव है, मान लीजिए विलेज A एंड विलेज B, दोनों में 10-10 फैमिलीज़ रहती हैं, ठीक है, 10-10 फैमिलीज़ रहती हैं। अब एक गांव की जो पूरे विलेज की इनकम है वो मान लीजिए 1 करोड़ रुपये है, ठीक, 1 CR, कितनी है? 1 CR। और B गांव की जो टोटल वेल्थ है ये भी लगभग 1 CR है, ठीक है। अब यहाँ पर लेकिन बात यह है कि
एक गांव में जो 10 फैमिली हैं उनमें से एक फैमिली की इनकम है 90 लाख, ठीक है, 90 लाख। बाकी जो 9 लोग हैं, जो 9 फैमिली हैं, वो कमाती हैं बाकी के 10 लाख। लेकिन बी गांव में लगभग हर फैमिली के पास 10-10 लाख रुपए की इनकम है, ठीक है, 10-10 लाख रुपए की इनकम है। तो इनइक्वालिटी कहाँ पे ज़्यादा है, ए में या बी में? ओबियसली ए में इनइक्वालिटी ज़्यादा है। भाई एक ही फैमिली के पास सारा पैसा है, बाकियों के पास तो है ही नहीं, ठीक है। तो ये एक अच्छा इंडिकेटर नहीं है। यहाँ पर लिविंग स्टैंडर्ड्स सिर्फ एक फैमिली के बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, बाकी के 9 फैमिलीज़ के लिविंग स्टैंडर्ड्स अच्छे नहीं होंगे। अभी इंडिया में आपने भी सुना होगा कि 1% लोगों के पास में इंडिया का 55% ऑफ वेल्थ है, और 10% लोगों के पास में इंडिया का 90% ऑफ वेल्थ है। बाकी 90% जो पॉपुलेशन है उसके पास सिर्फ 10% वेल्थ है। तो इतना हाई इनइक्वालिटी है इंडिया के अंदर। इसीलिए जीडीपी पर कैपिटा मैटर करता है। अगर आपको रियल ग्रोथ देखनी है, तो ग्राउंड लेवल पर ग्रोथ का इम्पैक्ट देखना है, तो जीडीपी पर कैपिटा मैटर करता है। सोशल एंड डेवलपमेंटल इंडिकेटर्स क्या कहते हैं कि इंडिया की देखिए 45% जो वर्कफोर्स है वो किस में इंगेज्ड है, एग्रीकल्चर में, जबकि पोलैंड और जापान की सिर्फ 10% वर्कफोर्स ही एग्रीकल्चर में इंगेज्ड है। तो इसका मतलब क्या है कि 45% जो वर्कफोर्स है उसका लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा नहीं है। एग्रीकल्चर में ओब्वियसली जो वेजेस हैं, जो डेली इनकम है, मंथली इनकम है, वो कम होती है। तो 45% वर्कफोर्स का लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा नहीं है। फिर बात आ जाए फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट की, कि इंडिया का 24% वर्कफोर्स फॉर्मल जॉब्स में है, जबकि जापान का 91% है, पोलैंड का 80% है। फॉर्मल जॉब्स में होने का फ़ायदा क्या है, सैलरी स्ट्रक्चर डिफाइंड होते हैं और सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स होते हैं, जो कि इनफॉर्मल जॉब्स में नहीं होते हैं। तो ओब्वियसली फॉर्मल जॉब्स में ज़्यादा लाइफस्टाइल अच्छा होगा, लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा होगा। फिर एजुकेशन की बात की जाए कि एजुकेशन में जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है कॉलेज लेवल पर इंडिया में 32.7% है, जबकि जापान में यही 65% है, 75% पोलैंड में है। इसका मतलब क्या है कि इंडिया में सिर्फ 33% पॉपुलेशन, 33% यूथ जो है वो कॉलेज से एजुकेशन लेता है, हायर एजुकेशन लेता है। बाकी तो जो 67% है वो 12th तक ही पढ़ के रह जाता है। तो 12th तक पढ़े हुए को क्या कोई ढंग की जॉब मिलेगी, क्या उसकी एम्प्लॉयबिलिटी अच्छी होगी? बिल्कुल नहीं होगी। जब एम्प्लॉयबिलिटी अच्छी नहीं होगी तो लिविंग स्टैंडर्ड कहाँ से अच्छे हो जाएंगे? जबकि जापान का 65% जो यूथ है वो कॉलेज से पास आउट होता है, और पोलैंड का 75% यूथ जो है वो हायर स्टडीज़ को जाता है। हेल्थ आउटकम्स क्या है? लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडिया में कितनी है अभी? 72 ईयर्स, जबकि जापान में कितनी है? 84 ईयर्स, एंड पोलैंड में 78 ईयर्स। मतलब हर इंडिकेटर पर वो इकोनॉमीज हमसे बेटर हैं, ठीक है। इन्फेंट मोर्टालिटी रेट देखिए इंडिया में 24 है, जापान एंड पोलैंड में 5 से कम है। अब इन्फेंट मोर्टालिटी रेट अगर किसी कंट्री में ज़्यादा है तो इसका मतलब क्या है कि एक तो वहाँ न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम है, दूसरी बात हेल्थ केयर की प्रॉब्लम है एट ग्राउंड लेवल। फिर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भी देखिए जापान और पोलैंड का जो डेटा है, जो स्कोर है वो हमसे ज़्यादा है। तो कंक्लूजन में क्या है कि इंडिया का टोटल जीडीपी भले ही बहुत अच्छी ग्रोथ दिखाया हो, लेकिन पर कैपिटा इनकम और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स में इंडिया इन कंट्रीज से बहुत पिछड़ा है। तो हमें ज़रूरत है कि लिविंग स्टैंडर्ड्स को सुधारने की, हेल्थ, एजुकेशन, फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट को सुधारने की। फिर नेक्स्ट आर्टिकल इसी से रिलेटेड है, इज़ इंडिया द वर्ल्ड्स 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी, ठीक है। इसमें कुछ टॉपिक्स हैं, जो कुछ पॉइंट्स हैं जो इस आर्टिकल में नहीं है, इनको डिस्कस कर लेते हैं। कि देयर आर 2 मेथड्स ऑफ जीडीपी कन्वर्जन, ठीक है, कंपेयर जब करेंगे तो सबसे पहला तो है मार्केट एक्सचेंज रेट। मार्केट एक्सचेंज रेट होता है कि जैसे मान लीजिए डॉलर की अभी वैल्यू जो है रुपये के हिसाब से कितनी है, ठीक है, लगभग 85.69 रुपीज़ है $1 की वैल्यू। तो ये मार्केट एक्सचेंज रेट है। अब ये क्या है कि ये चेंज होती रहती है ओवर द टाइम, ये चेंज होती रहती है, डेली बेसिस पर चेंज होती है। तो इससे क्या है कि 2 कंट्रीज़ का जीडीपी कभी आगे हो जाएगा, कभी पीछे हो जाएगा, तो ये चेंज होता रहता है। तो ये एक एक्यूरेट मेजर नहीं है, ठीक है। तो MER बेस्ड कंपेरिजन्स आर वोलाटाइल एंड डोंट रिफ्लेक्ट डिफरेंसेस इन लोकल प्राइसेस। फिर है परचेजिंग पावर पैरिटी, ये एक इंडिकेटर है, ये एक मेजर है परचेजिंग पावर पैरिटी। ये इंडिकेटर मेजर करता है कि 2 कंट्रीज़ में प्राइस लेवल का डिफरेंस क्या है और कॉस्ट ऑफ लिविंग किस तरीके से डिफरेंट है 2 कंट्रीज़ में। जैसे इंडिया का जीडीपी एट परचेजिंग पावर पैरिटी ये दिखाता है कि इंडिया जो है 2009 से 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी है, ठीक है। परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से 2009 से इंडिया 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी है, ठीक है। लेकिन अभी हम 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी इन टर्म्स ऑफ नॉमिनल जीडीपी नहीं बने हैं, ठीक है। तो पीपीपी बेटर कैप्चर्स रियल इकोनॉमिक साइज बाय कंपेयरिंग टिपिकल बास्केट्स ऑफ गुड्स। इसमें क्या है कि सारे जो इंडिकेटर्स हैं, सारे जो फैक्टर्स हैं, उनको मेजर नहीं किया जाता है, बस एक बास्केट ऑफ गुड्स होती हैं, उनके बेसिस पर ही जीडीपी को कंपेयर किया जाता है। अब पीपीपी के साथ जो परचेजिंग पावर पैरिटी है, इसके साथ इशू क्या है कि पीपीपी जो है जीडीपी को इन्फ्लेट दिखा सकता है। मान लीजिए कुछ बास्केट ऑफ गुड्स आपने ले लिया, गेहूँ, ठीक है, वीट, राइस, मक्का, उसके बाद ऑयल, ठीक है, इस तरीके की 8-10 गुड्स आपने ले लिए। अब इन गुड्स में जिस तरीके से इनके प्राइस में इन्फ्लेशन की वजह से प्राइस इनके बढ़ते जाएंगे, ठीक है, तो उसी हिसाब से जीडीपी ग्रो होता हुआ दिखेगा। जैसे मान लीजिए एक टाइम पे गेहूँ 20 रुपये किलो था, लेकिन 2 साल बाद वही गेहूँ 30 रुपये किलो हो जाए, तो
पहले ये गेहूँ 20 रुपये काउंट हो रहा था, अब 30 रुपये काउंट होगा। तो इससे क्या होगा, जीडीपी हमें दिखेगी, अरे जीडीपी तो बढ़ गई 30 रुपये 10 रुपये से बढ़ गई, लेकिन वो क्या वो जीडीपी रियल में बढ़ी है? नहीं, ये तो इन्फ्लेशन का इफेक्ट है ना। तो ये रियल मेजरमेंट नहीं देता है, इससे इन्फ्लेटेड जीडीपी आता है। दिस इन्फ्लेशन कैन क्रिएट इल्यूजन्स सच एज क्लेम्स ऑफ इंडियाज जीडीपी एट परचेजिंग पावर पैरिटी एट ऑफ बीइंग $15 ट्रिलियन। ठीक है, अभी देखिए नॉमिनल फॉर्म में हम $4 ट्रिलियन के आसपास ही घूम रहे हैं। ठीक है, $4 ट्रिलियन के आसपास ही घूम रहे हैं, लेकिन परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से हम $15 ट्रिलियन ऑलरेडी अचीव कर चुके हैं, जो कि एक एरोनियस डेटा है। फिर आता है पर कैपिटा जीडीपी, ये ज़्यादा मीनिंगफुल मेजर देता है। पर कैपिटा जीडीपी क्या होता है अभी हमने डिस्कस किया। कंक्लूजन में क्या है कि जीडीपी रैंकिंग्स बाय नॉमिनल और परचेजिंग पावर पैरिटी टर्म्स डू नॉट टेल द फुल स्टोरी ऑफ डेवलपमेंट और सिटीजन्स क्वालिटी ऑफ लाइफ। Better comparisons involve looking at broader indicators of economic performance and social progress such as employment quality, education, health and income distribution. तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।